हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मोशन इन टू डायमेंशन में प्रोजेक्टाइल मोशन की। सबसे पहले तो हम ये ध्यान देते हैं कि हम प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं। एनीथिंग विच इज प्रोजेक्टेड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ फेंक दिया जाए उसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अर्थ सरफेस जो है यानी ग्राउंड, इस पर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंडर जो भी बॉडी मूव कर रही होती है वो बोलते हैं हम कि मोशन अंडर ग्रेविटी कर रही है। उस पर कोई दूसरा फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए ग्रेविटी के अलावा, यानी कि हम यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब हम वन डायमेंशन मोशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जब हम इस पार्टिकल को ऊपर फेंकते थे तो ये ऊपर जाता था और लौटकर नीचे आ जाता था, यानी वन डायमेंशन में ही मूव करता था। आज हम इस पार्टिकल को अर्थ सरफेस के साथ किसी एंगल थीटा पर, जो कि 90 नहीं होना चाहिए, 90 के अलावा कोई भी एंगल हो, यानी हम इसको ऑब्लिकली प्रोजेक्ट करेंगे। और जब हम इसे ऑब्लिकली प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारे जनरल एक्सपीरियंस की बात है कि जैसे हम क्रिकेट में थ्रो फेंकते हैं, फुटबॉल को किक मारते हैं, तो वो एक पैराबोलिक पाथ को ट्रेस करते हुए दोबारा से अर्थ सरफेस पर आ जाती है। हम इस मोशन की स्टडी करना चाहते हैं। इसमें हम देखें तो ये y डायरेक्शन में भी जा रही है बॉल और ये x डायरेक्शन में भी जा रही है बॉल। इसका मतलब इसकी किसी भी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें x और y दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी, इसलिए हम इसे कह रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन इस पर्टिकुलर टाइप के मोशन का नाम है जिसमें हम अर्थ सरफेस से ऑब्लिकली किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दें तो वो एक पैराबोलिक पाथ को ट्रेस करने लगता है। तो ये हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ेंगे। सिंस के प्रोजेक्टाइल मोशन एक टू डायमेंशन मोशन है और टू डायमेंशन मोशन में अगर आपको किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है r को, तो आपको उसका x कंपोनेंट चाहिए, आपको उसका y कंपोनेंट चाहिए और आप तब लिख पाएंगे xi कैप प्लस y j कैप। इसी तरह वेलोसिटी किसी भी समय रिप्रेजेंट करना है तो उसे लिख सकते हैं vxi vyj। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करना है तो उसे लिख सकते हैं axi ayj, क्योंकि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होंगी उनके दो कंपोनेंट होंगे, एक x में और एक y में। ऐसे भी मैं बोलता हूं कि 2D मतलब दो 1D, यानी जब आप y एक्सिस पर कैलकुलेशन करें तो आपको इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन करना है और x डायरेक्शन में भी आपको इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन करना है। मतलब जब हम टू डायमेंशन मोशन की स्टडी करते हैं तो x एक्सिस पर एक वन डायमेंशन मोशन की स्टडी करते हैं, y पर एक वन डायमेंशन मोशन की स्टडी करते हैं और फिर उनको i कैप j कैप लगाकर साथ में ऐड करके लिख देते हैं। तो इस तरह से हम टू डायमेंशन मोशन पढ़ते हैं। इसके लिए हमें इंडिपेंडेंटली ये समझना होगा कि एक्स एक्सिस पर कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है। एक्स एक्सिस पर अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो वो किस प्रकार से लगेंगे, वाई एक्सिस पर अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो किस प्रकार से लगेंगे। तब हम अगर एक्स एक्सिस पर अलग सोचने लगे, वाई पर अलग सोचने लगे, हमारे दिमाग में ये समझ में आने लगे कि x पर एक अलग मोशन चल रहा है, y पर एक अलग मोशन चल रहा है। हो सकता है x और y दोनों में एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है x पर यूनिफॉर्म मोशन हो, y पर एक्सेलरेटेड मोशन हो। इस तरह अगर हम x और y में अलग अलग सोच पाएंगे तो हम किसी भी टू डायमेंशन मोशन को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। आज हम जिस प्रकार के मोशन को स्टडी करने वाले हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। मतलब हमने अर्थ सरफेस से ऑब्लिकली मतलब 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट कर दिया किसी प्रोजेक्टाइल को और वो एक पैराबोलिक पाथ पर मूव करते हुए दोबारा अर्थ सरफेस पर आ गया। तो पहले हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन से शुरू कर रहे हैं जिसमें हमारा पार्टिकल ग्राउंड से ही मोशन करना स्टार्ट करता है और दोबारा ग्राउंड पर आ जाता है। बाद में हम देखेंगे प्रोजेक्शन फ्रॉम सम एल्टीट्यूड, मतलब हम किसी ऊंचाई से भी इसको प्रोजेक्ट करेंगे। चलिए अभी तो ट्राई करते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहले हम बात कर रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की। सपोज हमने ये जो एक्स एक्सिस ली है ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि अर्थ सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमने यहाँ जो वाई एक्सिस ली है
ये हमारी वर्टिकल डायरेक्शन यानी अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मान लीजिए कि हमने एक पार्टिकल को यहां से u स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया और इसने अर्थ सरफेस के साथ थीटा एंगल बनाया था। जब हम इसको थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो ये इस तरह एक पैराबोलिक पाथ ट्रेस करते हुए दोबारा से अर्थ सरफेस पर आकर गिरेगा। इसके इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। हमको इसकी स्टडी करना है। अब हमें सोचना चाहिए कि ये जो हमने इसको वेलोसिटी दी थी u स्टार्टिंग में, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट इसके वर्टिकल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। u cos थीटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और u sin थीटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो इसके y डायरेक्शन में मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। साथ ही साथ हमें समझना चाहिए कि x डायरेक्शन में ना ही कोई फोर्स लग रहा है और ना ही कोई एक्सेलरेशन है, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन y डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा है, इसलिए y डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन g है जो कि डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है, जो कि इस u sin थीटा को स्लो डाउन करने की कोशिश करेगा, इसे रोकेगा रोकेगा रोकेगा, कम करेगा और हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वैल्यू को 0 करेगा और इसको रोककर वापस लेकर आएगा। अगर हम सोचें तो ये मोशन हमें ऐसे दो मोशन का कॉम्बिनेशन नजर आ सकता है। पहला, जैसे हमने किसी पार्टिकल को y डायरेक्शन में u sin थीटा स्पीड से फेंक दिया हो, तो ये पार्टिकल सीधे ऊपर जाएगा और लौटकर वापस आ जाएगा, जैसा कि हमने 1D में पढ़ा था। ये इसकी मैक्सिमम हाइट थी और ये पार्टिकल भी इस मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और वापस लौटकर आ जाएगा। पर ये लौटा इसलिए होगा क्योंकि इस जगह पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी, नहीं तो ये और ऊपर चला जाता, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी। तो ऐसा ही यहाँ हुआ होगा कि हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी, तभी तो ये लौटकर वापस आया। इसके पास एक रिटार्डेशन होगा नीचे की तरफ, जिसे हम -g लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव ले लें तो हमारे बाकी सारे पैरामीटर पॉजिटिव हैं और g जो है वो नेगेटिव है। ये मोशन अंडर ग्रेविटी के फर्स्ट केस की तरह हमें नजर आ रहा है। इसलिए अगर हम y डायरेक्शन में इक्वेशंस लिखना चाहें तो वन डायमेंशन मोशन की इक्वेशंस के हिसाब से फर्स्ट इक्वेशन होगी vy इज इक्वल टू uy माइनस gt, क्योंकि a की जगह g आ रहा है और वो नेगेटिव है। इसी तरह हाइट को अगर हम y से रिप्रेजेंट करें तो y इज इक्वल टू हो जाएगा u/t माइनस हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन हो जाएगी vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gh और 2gy। इस तरह हम y डायरेक्शन में इन इक्वेशंस की मदद से कैलकुलेशन कर सकते हैं। y डायरेक्शन में हो क्या रहा है, u sin थीटा लगातार डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ तो u sin थीटा इतना बड़ा वेक्टर है, यहाँ आके थोड़ा छोटा वेक्टर हो गया होगा, यहाँ आके तो गायब हो गया होगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव होने लगा होगा,
और यहाँ आने पर u sin थीटा दोबारा से रीस्टोर हो गया होगा। जिस तरह एक बॉल को ऊपर फेंकते थे तो जिस स्पीड से ऊपर जाती थी सेम स्पीड से नीचे लौट कर आती थी। तो u sin थीटा ऊपर जाने पर कम हुआ कम हुआ कम हुआ, हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो गया, फिर लौट कर आए लौट कर आए लौट कर आए, तो u sin थीटा बढ़ बढ़ के दोबारा से रिस्टोर हो गया, पर उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। साथ ही साथ अगर हम इसमें सोचें कि x डायरेक्शन में हमें क्या दिख रहा है, तो हमें x डायरेक्शन में नजर आ रहा है कि x डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, क्योंकि x डायरेक्शन में हमारे पार्टिकल के पास वेलोसिटी है ux बराबर u cos थीटा, लेकिन x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। इसलिए यहां पर सिंपल वाला फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हमें x कैलकुलेट करना है, x हमारे पास हो जाएगा ux इंटू टी, और ux की वैल्यू है u cos थीटा। इस तरह x डायरेक्शन में तो बिल्कुल ही आसान है, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला ही नहीं है। और y डायरेक्शन में हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। हमें याद रखना है कि y डायरेक्शन में हर जगह u की जगह u sin थीटा इस्तेमाल करना है और x में u की जगह u cos थीटा इस्तेमाल करना है। अब हमें क्या समझ में आया कि u cos थीटा तो कभी चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में एक्सेलरेशन ही नहीं है। कोई उससे यही नहीं कह रहा है कि स्पीड बढ़ाओ स्पीड घटाओ, रुको ना चलो ना। इसलिए x डायरेक्शन में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, तो हमारी x डायरेक्शन की वेलोसिटी हर समय u cos थीटा ही होती है। हाईएस्ट पॉइंट पर भी u cos थीटा ही होती है, किसी भी पॉइंट पर u cos थीटा ही होती है। थ्रू आउट द मोशन हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन में हमने एक्सेलरेशन कितना लिया है, 0। तो जब x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही नहीं है तो हमारी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती, लेकिन हमारी y वाली वेलोसिटी लगातार कम होती है, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर 0 हो जाती है। इसीलिए जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है, वो रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की तरफ लगातार टिल्ट होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो रिजल्टेंट वेक्टर ये था, और ऊपर जाएंगे तो आपका y कंपोनेंट तो कम हो गया पर x कंपोनेंट उतना का उतना है, तो ये टिल्ट हो जाएगा, यहाँ जाके हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास y कंपोनेंट बचा ही नहीं, यहाँ आके और झुक जाएगा, क्योंकि अब आपका y कंपोनेंट डाउनवर्ड्स हो गया है, और यहाँ पे आके दोबारा उतना ही हो जाएगा जितना जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया था तब था, क्योंकि u cos थीटा और u sin थीटा रिस्टोर हो गए। अगर आप ध्यान दें तो ये वाला एंगल जो है थीटा, जो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, वो लगातार कम हो रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर तो वो एंगल 0 ही हो गया, फिर वहां नीचे आने लगे तो एंगल जो है वो आपको लगेगा कि हॉरिजॉन्टल के साथ बढ़ रहा है, लेकिन वो नेगेटिव हो चुका है, वो नेगेटिवली बढ़ रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि ये एंगल लगातार 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 डिक्रीज होता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक वो पॉजिटिव एंगल था, पर वो धीरे धीरे कम हो रहा था, हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो गया और अब वो नेगेटिवली इंक्रीज हो रहा है। अगर हम यहां से कैलकुलेट करें तो ये एंगल सेम आ जाएगा, ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो अब हम सबसे पहले इस प्रोजेक्टाइल की किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी कैलकुलेट करना सीखते हैं। पहला टास्क हमारा यही है, स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने u स्पीड से अर्थ सरफेस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए t बराबर 0 टाइम पर प्रोजेक्ट कर दिया था। अब ये किसी समय t पर इस पॉइंट पर पहुंच गया और इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने में है। अब मेरा दिमाग ये कहता है कि अगर इसकी ये वेलोसिटी होगी तो इस वेलोसिटी का कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और इस वेलोसिटी का कुछ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है
तो मेरा दिमाग कह रहा है कि अगर मुझे कहीं से इसका x कंपोनेंट मिल जाए और इसका y कंपोनेंट मिल जाए और मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। ये मैं करना चाहता हूं। अब प्रोजेक्टाइल की सबसे खूबसूरत बात कि इसके पास x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो किसी भी इंस्टेंट पर x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी स्टार्टिंग वाला x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही होगा। तो स्टार्टिंग में x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना था? वो था u cos थीटा। चलिए, इसलिए हमारा vx तो किसी भी जगह निकाले, अभी हम यहां निकाल रहे हैं। अरे भाई हम कहीं पे भी निकालते, इस जगह भी निकालते तो vx तो वो का वो ही आता, क्योंकि x कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं होता यार। ठीक है। हाँ, लेकिन y कंपोनेंट का क्या सर? क्योंकि y कंपोनेंट तो सर स्टार्टिंग में तो u sin थीटा रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। और इसके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी रहा होगा, क्योंकि y डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होता है ना नीचे की तरफ -g। ये इसको रोक रहा है, रोक रहा है, रोक रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vy बराबर uy माइनस gt से ये हो गया u sin थीटा माइनस gt। ये हमारे पास इसकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई। अब न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो हमें कुछ नंबर पता चल जाता, जैसे u cos थीटा बराबर 3 और vy बराबर 4, तो ऐसे हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते। अब हम इस इक्वेशन में ये वैल्यूज रख दें तो हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये u cos थीटा अभी अपने को ये दिख रहा है कि क्या सर ये इक्वेशन याद करना पड़ेगी? नहीं भाई, हम इनकी मदद से नंबर्स के फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे ना। u cos थीटा एक नंबर होगा, u sin थीटा माइनस gt एक नंबर होगा, और जब ये नंबर आ जाएंगे तो हम उसमें i और j लगा के जोड़ के लिख देंगे। बस इससे ही काम चल रहा है। अब हमारी इच्छा है कि हमें ये वाला एंगल पता चल जाए, यहां से जो एंगल बन रहा है ये x एक्सिस के साथ एंगल पता चल जाए, ये y एक्सिस के साथ एंगल पता चल जाए। हम चाहते हैं कि ये एंगल पता चल जाए। एंगल कैसे पता लगाएं? ये बहुत आसान है भाई, एंगल पता लगाना है तो अगर हम x एक्सिस के साथ एंगल पता लगाना चाहते हैं तो tan थीटा ऑफ x वो होगा vy अपॉन vx, और अगर हम y एक्सिस के साथ एंगल पता लगाना चाहते हैं तो वो होगा vx अपॉन vy। इसलिए आप समझ सकते हो कि अगर आपको किसी ने एंगल बता दिया होता पहले से, मान लो इस समय जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं उस समय ये 45 डिग्री के एंगल पे जा रहा होता, तो tan 45 तो 1 होता है, तो हम खट से समझ जाते हैं कि यार vx और vy बराबर है। इस तरह हम यहां पर सोच रहे थे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम स्मॉल t, इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि t टाइम के बाद वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें। देखिए, आपको प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कभी भी कैलकुलेट करना है तो आपके पास सीधा सीधा तरीका है कि आप x डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लीजिए, y में निकाल लीजिए और उन्हें ऐड कर लीजिए। अब अगर आपको टाइम बता रखा है, उन्होंने टाइम बता रखा है तो भाई देखो x में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। x में तो शुरू से जो वेलोसिटी रहती है वही रहती है, बदलती नहीं है। हाँ, y वाली जो वेलोसिटी है वो टाइम वेरिंग है, वो बदल रही है टाइम के साथ। तो आप उसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो तो आपकी y वाली वेलोसिटी, मतलब अगर आप ध्यान से सोचे तो इस पूरे क्वेश्चन में बस मैंने ये एक चीज है जो कैलकुलेट की है, बाकी तो ये तो मैं वेक्टर की नॉलेज से जानता हूँ कि इनको i और j लगा के लिखना है। पर x वाली डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो तो फिक्स ही थी, वो बदल ही नहीं रही थी।
कभी कभी तो कुछ क्वेश्चन सिर्फ इस फैक्ट पर बेस्ड आ जाएंगे कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है और एक्स में चेंज नहीं होती। सिर्फ इतना कॉमन सेंस यूज कर लें कि एक्स में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी करके दिखाता हूं। तो क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट पी। अब इस फिगर को देख के पता चल रहा है कि हमने u स्पीड से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया अर्थ सरफेस के साथ 45 डिग्री के एंगल पर, और ये पॉइंट पी पर जाकर स्ट्राइक करता है 90 डिग्री के एंगल पर, यानी वॉल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और हमें इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये वेलोसिटी जो अगर वॉल नहीं होती तो ये इधर जाता, ये वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर ये पता लगाना है। अब मेरा दिमाग ये बोलता है कि मैं ये वेलोसिटी तभी पता लगा सकता हूं जब मेरे पास x कंपोनेंट भी हो वेलोसिटी का और y कंपोनेंट भी हो, तभी तो मैं ना ये वेलोसिटी पता लगा पाऊंगा। अच्छा ठीक है। अब देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत ही टफ लग रहा है कि यार ये तो कैसे निकलेगा अपन से, लेकिन अब मेरे दिमाग की बत्ती जलती है और सबसे पहले तो मेरे को एक बात याद आती है कि जो ux होता है भैया वो कांस्टेंट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो मैं सबसे पहले तो ये सोचता हूँ कि यहाँ पर x डायरेक्शन में स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, तो वो थी u cos 45, मतलब u अपॉन रूट 2। तो मुझे पक्का है कि थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन ये वेलोसिटी तो u अपॉन रूट 2 ही रहने वाली है। मतलब अगर मैं यहां भी सोचूं कि ये vx कितना होगा, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि ये vx भी u अपॉन रूट 2 ही होगा। और अगर मैं देखूं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा, और अगर ये एंगल 90 था तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल भी 90 होगा। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा साहब, 30। तो अब मुझे क्या दिख रहा है कि v ऐसे है और vx ऐसे है और ये एंगल 30 है, तो मैं vx को लिख सकता हूं v cos 30। लेकिन यार vx तो ux के बराबर होता है, तो मैं इस vx को ux भी लिख सकता हूं, क्योंकि ux और vx बराबर होते हैं। अब मेरे पास ux तो पहले से ही है u बाय रूट 2, और vx है v cos 30, cos 30 मतलब रूट 3 बाय 2। इसलिए मेरे पास v की वैल्यू आ गई u रूट 2 बाय रूट 3। यानी हमने कुछ खास नहीं किया, हमें बस ये पता था कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। हमने देखा कि इसका x कंपोनेंट कितना आ रहा है, वो हमें ये मिल गया, और हमने शुरुआत वाले x कंपोनेंट से उसको इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास सिंपली आंसर आ गया। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में x कंपोनेंट चेंज नहीं होता। इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, find out time after which its velocity vector makes an angle 90 degree with the initial velocity vector, also calculate velocity at that instant। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इसको बहुत बार पूछा हुआ है, तो हमें देखना है कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक तो ट्रेडिशनल इसको मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक थोड़ा कॉमन सेंस लगाए तो ट्रिक से भी कैलकुलेट हो सकता है। चलिए देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए कि ये वो प्रोजेक्टाइल है जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, और हमने इसको u स्पीड से अर्थ सरफेस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट कर दिया, और इस समय टाइम था t बराबर 0। अब क्वेश्चन बनाने वाला हमसे जानना चाहता है कि ये तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन थी,
हमें वो टाइम बताना है जिस पर इनिशियल वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये पार्टिकल मूव करने लग जाए। मतलब ये वो टाइम होगा t जो हमें कैलकुलेट करना है जबकि इसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री की एंगल पर बेंड हो चुकी होगी। हमको ये कैलकुलेट करना है। हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एक तो हम इसमें वेक्टर्स यूज कर सकते हैं कि अगर ये जो वेलोसिटी वेक्टर है और ये वाला जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है u और v, अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अच्छा, तो हम यहाँ u का कंपोनेंट करें तो ux का मतलब होगा u cos थीटा और uy का मतलब होगा u sin थीटा। इसलिए हम u वेक्टर को तो लिख सकते थे uxi कैप प्लस uy कैप, यानी हम इसे लिख सकते थे u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। ये तो u वेक्टर हो गया। अब v वेक्टर के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा vx जो हम जानते हैं कि ux यानी u cos थीटा के बराबर ही होगा, और दूसरा होगा vy जो हम जानते हैं कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन से uy माइनस gt से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो vy बराबर हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt। हम ये कहना चाहते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर बनेगा vxi प्लस vyj, यानी t टाइम के बाद वेलोसिटी वेक्टर होगा u cos थीटा i प्लस u sin थीटा माइनस gt j। तो ये हमारे पास u और v की इक्वेशंस हो गई। अब अगर हम ये कहते हैं कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। अगर ऐसा हो पा रहा होगा तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो हमने सोचा कि अगर v वेक्टर और u वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो हमारे वेक्टर्स की नॉलेज से u वेक्टर डॉट v वेक्टर 0 आना चाहिए। तो हमने दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा दिया। तो u cos थीटा इंटू आई प्लस u sin थीटा माइनस gt j डॉट u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j बराबर 0 आना चाहिए। हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में i का i के साथ प्रोडक्ट होता है, j का j के साथ प्रोडक्ट होता है। तो ये हो गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस u sin थीटा gt बराबर 0। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएंगे u स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर बराबर u sin थीटा gt। एक u कैंसिल आउट हो जाएगा तो t का आंसर हो जाएगा u अपॉन g sin थीटा। सही है, आंसर तो आ गया है, लेकिन मेथड काफी लेंथी है, बड़ा मेथड है। और अगर हम इस t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में तो हमारे पास v की वैल्यू भी आ जाएगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा लेंथी मेथड हो रहा है। इतने लेंथी मेथड से हम न्यूमेरिकल को कम टाइम में तो नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम सोचते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। बेसिकली यहाँ 90 डिग्री टर्न ही तो हो रहा है। मैंने आपको 1D में 90 डिग्री टर्न पढ़ाया था। मैंने आपको सिखाया था कि 90 डिग्री टर्न कब पूरा होता है, जब हम जिधर जा रहे हैं उधर जाना बंद कर देते हैं और उसके 90 डिग्री पर जाना शुरू कर देते हैं।
यानी हमारी वो वेलोसिटी खत्म हो जाना चाहिए जो इनिशियल वाली है, और हमारे पास उस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाना चाहिए जिधर हम जाना चाहते हैं। इसके लिए हमको एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करना होते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था। तो मैं एक बार फिर से ये फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये वाली जो वेलोसिटी है जिसको कि हम कह रहे हैं u, ये हो जाना चाहिए खत्म, मतलब हम इस डायरेक्शन में जाना कर दे बंद और इस डायरेक्शन में जाना कर दे शुरू। तो कोई होना चाहिए जो ये वेलोसिटी v इंजेक्ट कर दे, जबकि ये u जो है वो एक्सट्रैक्ट कर ले, रिमूव कर दे। अच्छा, अब जो हमारे पास यहाँ एक्सेलरेशन है वो यहां पर है g। अगर हम इस g के दो कंपोनेंट्स कर ले, एक u के अपोजिट डायरेक्शन में और दूसरा v के पैरेलल, जो कि v को इंजेक्ट करे और u को एक्सट्रैक्ट करे। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसलिए g के कंपोनेंट हो जाएंगे g cos थीटा और g sin थीटा। u को अपोज करने वाला कंपोनेंट है g sin थीटा, मतलब g sin थीटा u को किल कर रहा है। वो टाइम जिसमें u 0 हो जाएगा, बस वही वो समय होगा जब हम टर्न ले चुके होंगे 90 डिग्री। इसका मतलब अगर हम इस एक्सिस पर, इस वाले एक्सिस पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो हमें u की जगह फाइनल वेलोसिटी कितनी चाहिए 0, इनिशियल कितनी थी u माइनस g sin थीटा इसको रोक रहा है इनटू t, तो t की वैल्यू हो गई u अपॉन g sin थीटा। ये तो तुरंत ही आ गया, यानी इस ट्रिक से अपना काम तुरंत हो रहा है, क्योंकि हमें ले दे के ये समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री मुड़ना है, तो जैसा हमने 90 डिग्री टर्न का कॉन्सेप्ट सोचा था वैसे ही तो होगा। अच्छा, और इतने समय तक ये g cos थीटा इधर वेलोसिटी इंजेक्ट करता रहा। तो अगर हम v की वैल्यू सोचना चाहें कि v कितना है, तो हर सेकंड हमारी स्पीड g cos थीटा से बढ़ रही थी, क्योंकि इस वाले एक्सिस पर हमारी इनिशियल स्पीड कितनी थी 0। तो अगर हम पूरी इक्वेशन भी लगा दें तो इस एक्सिस पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0। हमारा एक्सेलरेशन कितना था g cos थीटा, कितने समय तक t। अच्छा, तो g cos थीटा और t कितना है u अपॉन g sin थीटा। अरे वाह, ये तो हो गया हमारे पास u cot थीटा। ये तो बहुत जल्दी जवाब आ गया। हाँ, इसीलिए मैंने 90 डिग्री टर्न का कॉन्सेप्ट सिखाया था। न केवल वो उस चैप्टर में काम आ रहा था, इसमें भी काम आएगा। आगे जब अपन इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड जैसी चीजें पढ़ेंगे तो वहां भी काम में आएगा, क्योंकि 90 डिग्री टर्न का साइंस तो चेंज नहीं हो सकता ना। हाँ, टर्न करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है, वेलोसिटीज चेंज हो सकते हैं, वो पार्टिकल जिसकी बात कर रहे हैं वो चेंज हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट या उसका साइंस जो है वो तो वो का वही रहेगा। क्वेश्चन है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड आउट द टाइम आफ्टर व्हिच इट्स वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास x और y एक्सिस है और यहां से मैंने एक प्रोजेक्टाइल को इस तरह से फेंक दिया, तो हमने इसको 60 डिग्री पर u स्पीड से फेंक दिया। वो पूछ रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद इसकी स्पीड हो जाती होगी कुछ भी v, और तब ये यहां से एंगल बनाने लगता होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद ये यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाने लगेगा। अब यहाँ पे t बराबर 0 टाइम हो रहा होगा और लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे t बराबर t हो रहा है, यही हमको कैलकुलेट करना है।
स्टार्टिंग में x डायरेक्शन में वेलोसिटी रही होगी u cos 60 और y डायरेक्शन में वेलोसिटी रही होगी u sin 60, यानी ये रही होगी हमारे पास u/2 और ये हमारे पास रही होगी √3 u/2, तो ये रही होगी हमारे पास 25 और ये रही होगी हमारे पास 25√3। बढ़िया। अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम के बाद इसके पास 45 डिग्री का एंगल बना। सो हमको y डायरेक्शन में इक्वेशन आती है vy बराबर uy माइनस gt, तो gt बराबर हो जाएगा uy माइनस vy, तो t बराबर हो जाएगा uy माइनस vy अपॉन g। ये सिंपल बात हो गई। अब अगर हम ये सारी वैल्यू यहाँ डाल दें तो काम बन गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है कि हमको vy की वैल्यू पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊं tan 45 बराबर vy अपॉन vx, tan 45 1 होता है तो vy और vx बराबर होंगे। और प्रोजेक्टाइल की सबसे खूबसूरत बात है कि vx तो ux के बराबर होता ही है, क्योंकि s डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता। तो vy की वैल्यू वही आ गई जो ux की वैल्यू है, और वो निकाली थी हमने 25। बढ़िया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25√3 माइनस 25 अपॉन जी को हमने 10 मान लिया, तो ये हो गया 25/10√3 माइनस 1, यानी 2.5√3 माइनस 1।